अब हमारे साथ कार्यक्रम में एंजल ब्रोकिंग के वायदा कारोबार के माफ़ कीजिएगा फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी शामिल हो चुके हैं। मयूरेश, आपका भी स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप खास तौर से बैंकिंग शेयरों को? कल की फेड की बैठक के बाद क्या भारतीय बाजारों में बैंक खरीदने का वक्त है, इस लिहाज से कि 5 अप्रैल या फिर उससे पहले आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की पूरी संभावना बन सकती है? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? मॉर्निंग अनिल जी। क्लियरली आई थिंक जैसे फेड की स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे उन्होंने रेट हाइक्स कम किए हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक लिक्विडिटी बरकरार रह सकती है सिस्टम और इमर्जिंग मार्केट्स स्पेसिफिकली इंडिया को आई थिंक अच्छे खासे फ्लोज मिल सकते हैं। जहाँ तक इंडियन बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम का सवाल रहा है, आई थिंक व्हाट वाज प्लेगिंग वाज हाउ द एसेट क्वालिटी वाज गेटिंग रिकग्नाइज्ड इन द क्वार्टर गॉन बाय। और अगेन आई थिंक इट्स अ नोन फैक्ट कि Q4 में जैसे एसेट क्वालिटी रिकग्नाइज होंगी PSU स्पेस में और जहाँ प्राइवेट स्पेस में कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन दी हायर साइड। ना दो चीज़ों पे आई थिंक निर्भर करेगी द ग्रोथ एंड अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ दीज बैंक्स। एक क्रेडिट ग्रोथ साइकिल कैसे पिकअप होता है, जो हमें लगता है अगर मानसून ठीक ठाक रहे हैं और अगर जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है इन द कमिंग ईयर विच विल स्टार्ट इन अप्रैल, क्योंकि उनके पास बेस काफ़ी अच्छा है एंड द काइंड ऑफ बैलेंसेस दे हैव गॉट विद RBI गिव्स देम दैट हेडरूम। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ दैट फॉलो थ्रू हैपेंस, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर जो राइट ऑफ हम देख रहे हैं, इवन इफ यू अज्यूम टू हैपन फॉर द क्वार्टर गॉन बाय एज वेल, तो Q4 और Q1 की अगर हम बात करें उसमें भी राइट ऑफ सब्सटेंशियली लेते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुक वैल्यू डिटोरिएशन विल लार्जली बी बिहाइंड अस। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज समथिंग दैट विल बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल अबाउट। और पब्लिक सेक्टर स्पेस में आई थिंक हम काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, बट विल गो फॉर द लार्जर कैप नेम लाइक एन SBI। आदित्य, केन के बारे में आपसे राय लेना चाहता हूँ। हमने देखा है कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला, डॉलर में वीकनेस का फायदा कच्चे तेल को मिल रहा है। ऊपर से अब 17 तारीख को अगले महीने जो बैठक होने वाली है ओपेक, नॉन ओपेक और दूसरे देशों की, रशिया की बीच, माना जा रहा है प्रोडक्शन कट होगा। ये बताइए कि क्या केन में तेजी करनी चाहिए? किस तरह का डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है? क्या शॉर्ट कवरिंग मूव्स बन सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है ग्लोबली भी ऑयल के स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनी है मेटल्स के साथ साथ। वेल बिल्कुल मीन्स केन इंडिया में देखें तो काफ़ी लंबे एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है। 145, 146 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहाँ से कई बार स्टॉक में हमने देखा था एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन इस बार स्टॉक ने उस लेवल को ब्रेक किया है। साथ ही साथ हम फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पोजिशन में हमने पिछले कुछ दिनों में बनते हुए देखी हैं। तो हमको लगता है कि इसमें तेज़ी बरकरार रहेगी। किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो 170 से लेकर 190 तक के लेवल्स हमको लगता है कि इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल स्टॉक काफ़ी एक्टिव हो गया है। कोई भी डिप आता है वापस 150 या 145 की रेंज में आता है तो वापस इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं विद शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 170। थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो 190 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसमें 125 के स्टॉप लॉस से कोई भी लॉन्ग पोजीशन में एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। रियल एस्टेट शेयर मजबूत दिख रहे हैं और उस लिहाज से मैं राय लेना चाहता हूँ आपसे राकेश। DLF 904 करोड़ में ये अपनी साकेत की प्रॉपर्टी DLF प्लेस बेचने की कोशिश कर रहे हैं नाम्बी ग्रुप को। दूसरा ये कि आज महाराष्ट्र का बजट है और समझाया जा रहा है कि मुंबई बेस्ड कई रियल एस्टेट कंपनियों को कुछ न कुछ राहत की बातें आ सकती है, जिसमें FSI बढ़ाने को लेकर और दूसरे फैसले हो सकते हैं। आपको क्या पसंद है चार्ट्स के लिहाज से? DLF, आईबुल रियल, HDI जैसे शेयरों में कहीं कोई मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का? अनिल जी, दो शेयरों में टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छे हैं। सबसे पहला जो सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग पैटर्न इस समय रियल एस्टेट में चल रहा है वो है DLF का। एक अच्छा ब्रेकआउट देखा हुआ है, स्टॉक ऊपर की रेंज में एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। 105 कल की क्लोजिंग है, नीचे में 104, 103 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। मात्र ₹2 नीचे आपका स्टॉप लॉस है। और एक बार ये स्टॉक ऊपर में 108 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब ऊपर में 117, 118 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। DLF एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। दूसरा, इंडिया बुल रियल एस्टेट पर नजर रखनी चाहिए। कल जब मार्केट में प्रेशर आया था, इस स्टॉक में भी एक प्रेशर देखने को मिला है और अगर ये स्टॉक नीचे में 51 के लेवल तोड़ता है तब एक दिक्कत देखने को मिलेगी। एल्स ये स्टॉक अगर 54 के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक में एक अपसाइड ब्रेकआउट होगा और तब ऊपर में 57, 58 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, महाराष्ट्र के साथ साथ आज कर्नाटका का बजट भी आने वाला है और कर्नाटका के बजट में देखना होगा कि एक्साइज ड्यूटी
लिकर स्टॉक्स पर किस तरह से लगती है, तो उन शेयरों पर भी आज आपकी नज़र होनी चाहिए। यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये वो एक और ऐसा पैक है जिस पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए। तो दो राज्यों के बजट, कर्नाटका और महाराष्ट्र के, आज आने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक लेने का समय है। उन तमाम शेयरों पर आगे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। काफ़ी सारे शेयर हैं जहाँ पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, ये सब बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश बंसल, संदीप जैन, आदित्य अग्रवाल, मयूरेश, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज नज़र रहने वाली है। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये एक ऐसी कंपनी है जिसको एक छोटा ऑर्डर मिला है 236 करोड़ रुपए का। पहले इस पर टेक्निकल चार्ट्स पर राय लेते हैं। राकेश, बताइए कैसा लगता है ये शेयर आपको? हेमंत जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो दर्शाता है कि हर उछाल पे स्टॉक के अंदर बिकवाली करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 50 रुपए, 51 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस है, और स्टॉक टेक्निकली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। नीचे में 38-40 के लेवल्स मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मैं देख रहा हूँ जो कल के सेशन में बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर के बाजारों में। इरोस PLC, जो इरोस इंटरनेशनल हमारे यहाँ जो कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी है, और वो कल 20 से 21% बढ़ी है। उसकी प्राइस आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इरोस PLC का स्टॉक कल देखिए 20.5% ऊपर बंद हुआ है ये कल विदेशी बाजारों में। चार्ट पर इस लिहाज से देखते हैं क्या इरोस पर कोई असर आने वाला है। बताएं राकेश, क्या कह रहे हैं इरोस के चार्ट्स यहाँ पर? इरोस इंटरनेशनल में क्या तेजी बन सकती है? देखिए अनिल जी, चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है। पुल बैक रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। नीचे में 155 रुपए एक बेस है, और टेक्निकली देखें अनिल जी, जिस तरीके से स्टॉक ओवरसोल्ड है, ऊपर में टेक्निकली मौजूदा स्तरों से देखें तो 200 रुपए से पहले कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है। टेक्निकली पुल बैक देखने को मिल सकता है। मेरुश, एक सेक्टर जिसने इस पूरे हफ्ते देखिए दबाव बनाया है वो है फार्मा सेक्टर। ल्यूपिन देखिए इस हफ्ते करीब 9% नीचे है, सन फार्मा 5%, डॉक्टर रेड्डीज में भी दबाव देखने को मिला है। आप कैसे रीड कर रहे हैं फार्मा सेक्टर को अब, और टोरेंट फार्मा पर भी राय दीजिए। क्रेडिट स्विस जैसे ब्रोकरेज हाउस ने टोरेंट फार्मा को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, न्यूट्रल से बढ़ाकर। लक्ष्य उनका 1500 रुपए का है। इस शेयर पर क्या राय है, और सेक्टर पर भी राय बताएं। अच्छा, साथ ही बता दूं, लुपिन पर CLSA ने डाउनग्रेड किया इसको, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दी 2162 से लक्ष्य घटाकर तो लेट हुए 10% गिरने के बाद डाउनग्रेड आया है। ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन 1800 रुपए का लक्ष्य अब यहाँ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक तेजी की एक मंदी। चलिए पूछते हैं मयूरेश, बताइए कैसे देख रहे हैं आप इन सबको? नहीं, ओवरऑल हेमंत जी, अगर फार्मा सेक्टर की हम बात करें तो वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेज के काफ़ी नज़दीक हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस डेफिनेटली चीप नहीं है पूरे सेक्टर के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल कंपनीज का सवाल रहा और जो FDA के इश्यूज रेज हुए जा रहे हैं, स्पेसिफिक इन पॉइंट जैसे अनिल जी लुपिन की बात कर रहे थे, जो 9 FDA ऑब्जर्वेशंस नोट किए गए हैं, 2 से 3 ऑब्जर्वेशंस रिपीट ऑब्जर्वेशंस है, इसलिए इसको कुछ टाइम लगने वाला है फॉर रेमेडियल मेजर्स टू प्रॉब्ली टेक प्लेस। दूसरी बात अगर हम देखें, जो इसका कोर बिजनेस है लुपिन का, जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है स्पेसिफिकली उसी वाला, और ब्रांडेड सेल्स की हम बात करें जो इनको इंक्रीज करने की बात चल रही है, आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं हेडविंड्स होते हैं, इसलिए आई थिंक वन हैज टू बी रियली स्टॉक स्पेसिफिक इन दिस सेक्टर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास हो तो होल्ड करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग NDA पाइपलाइन है। डॉक्टर रेड्डीज में जैसे कंसर्न्स उभरे थे श्रीकाकुलम प्लांट और उनके जो दूसरा प्लांट था तेलंगाना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज इन द प्राइस। जो इनके आई थिंक FTFs और पैराफोर्स हैं, दैट प्रेजेंट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तीसरी बात आई थिंक सिप्ला की अगर हम बात करें, जो EBIT और EBIT मार्जिन पे हमने प्रेशर देखे थे, शायद जो मार्केट पोटेंशियल देख रहे हैं इनके पोटेंशियल लॉन्चेस से, स्पेसिफिकली जो इनहेलर लॉन्चेस आ सकते हैं, दैट कैन बी क्लोज टू अराउंड $3 बिलियन। तो इसकी वजह से आई थिंक वंस दीज लॉन्चेस स्टार्ट कमिंग, तो मुझे लगता है काफी सब्सटेंशियल कैश फ्लो इंप्रूवमेंट हो सकता है सिप्ला के परफॉर्मेंस में। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है ये मार्केट्स में, और कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ओके, ये राय इस वक्त आपके लिए इन तमाम फार्मा शेयरों पर। लेकिन एक फार्मा शेयर, इनफैक्ट 3 स्टॉक्स चुने हैं आदित्य ने ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर, जिसमें से 2 में खरीदारी की राय है और 1 में शॉर्ट करना चाहते हैं। जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो फार्मा शेयर ही है, और वो है सन फार्मा। आदित्य बताएं अपनी ये पिक।
वेल अनिल जी, अगर सन फार्मा में देखें तो काफ़ी टाइम से स्टॉक की रेंज में चल रहा है। निचले स्तर पे 820 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी तरह ऊपर में देखें 900 910 पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम सारे फार्मा स्टॉक्स में देखें तो कंटिन्यूसली हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, साथ ही साथ शॉर्ट बिल्डअप भी देख रहे हैं। सन फार्मा में भी हमने शॉर्ट बिल्डअप देखा है लास्ट 2 या 3 दिन के अंदर। कल के सेशन में आपके 3% शेयर ऐड हुए थे इसमें ओपन इंटरेस्ट में, जो कि शॉर्ट साइड में थे। तो 820 के नीचे स्टॉक में वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को वापस 795 से लेकर 780 तक लेके जा सकता है। सो ओवरऑल रुझान वीक ही है सन फार्मा में, लेकिन 820 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो हमारी सलाह है कि 820 के नीचे जाता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 835, और नीचे में 795 से लेकर 780 तक आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। चलिए, सन फार्मा ये वो स्टॉक का जो इस हफ्ते करीब 5% की गिरावट दिखा सकता है और नीचे जा सकता है, ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आइडियाज़ लेकर आएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलने वाला है। टेलीकॉम पैक पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी कॉल ड्रॉप मामले पर हर्जाने की, उसमें एक छोटी सी रिलीफ देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी गलती टेलीकॉम कंपनियों की नहीं है कॉल ड्रॉप के को चलते, इसलिए TRAI को वापस से सोचना चाहिए अपनी जो पेनल्टी है उसको घटाने के लिए। और कल बाजार बंद होने के करीब ये खबरें आ रही थी और आप देखिए एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिल भी रहा था कई टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में। कैसे रीड कर रहे हैं मयूरेश आप इन सब डेवलपमेंट्स को? हालांकि TRAI को 30 तारीख तक का समय दिया गया है अपने सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को। क्या आज के सत्र में एक रैली बन सकती है और कौन सा स्टॉक है जिसको आज आप चुनेंगे? आज एक रिपोर्ट भी मैं देख रहा हूँ CLSA की भारती पर आती हुई, वो काफ़ी बुलिश है और हमारे एक एक्सपर्ट है जो आदित्य कह रहे हैं आइडिया खरीदना चाहिए। ये बताइए आपको कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा पसंद है? ये जो डेवलपमेंट हो रही है एमएन जी, आई थिंक सेंटिमेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। अभी ट्राई क्या डिसीजन लेता है इस पे आई थिंक पूरा निर्भर होगा और व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन हियरिंग कैन बी गोइंग फॉरवर्ड। बट अगर हम फंडामेंटली देखें तो जैसे भारती ने वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम खरीदा है, तो एक पॉजिटिव बात यही निकलती है कि दे गेट एक्सेस टू 6 सर्कल्स। इनकी जो आई थिंक टोटल बैंडविड्थ बढ़ती है दैट कैन गेट वेरी वेरी क्लोज टू रिलायंस जियो। और जैसे रिलायंस जियो ने लॉन्च में डिले किया है, कहीं ना कहीं इनको अपनी एक्सपेंशन नेटवर्क बढ़ाने के लिए काफी स्कोप मिला है। तो भारतीय एयरटेल हैज बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्क एक्सपेंशन। और जैसे प्राइसिंग की हम बात कर रहे थे, आई थिंक रिलायंस जियो इफ इट हैज टू गेन मार्केट शेयर, कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आना पड़ेगा। इसलिए आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि काफी एग्रेसिव प्राइसिंग अगर 4G डेटा पैक्स पे होता है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स लाइक भारती आइडिया विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेटा पैक्स, ईदर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ फ्रीबीज, फ्री मिनट्स ऑफ यूसेज या कोई प्रमोशनल ऑफर्स। तो उसके वजह से शायद मिनट्स ऑफ यूसेज जो हमें बढ़ावा देखने मिले, लेकिन जो एवरेज यूसेज होता है इन टर्म्स ऑफ revenue that they collect per megabyte, that can actually come down. वॉल्यूम ट्रैफिक ग्रोथ काफी अच्छी है प्रॉब्ली पूरे सेक्टर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन ऑन द MOU पार्ट मुझे लगता है कंसोलिडेशन प्रॉब्ली देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ अगेन कॉम्पिटिशन प्रॉब्ली कमिंग थ्रू एंड कॉल्स कमिंग एट मच चीपर रेट्स। तो मुझे लगता है आई थिंक द नेटवर्क और द सिस्टम एक्सपेंशन और जो केपेक्स लगता है कंपनियों के लिए, भारती हो आइडिया हो, वो शॉर्ट और मीडियम टर्म के हिसाब से आई थिंक उनके ROEs पे काफी इंपैक्ट ला सकता है, कैश फ्लोज इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं इवन ऑन 700 मेगाहर्ट्ज, आई थिंक इफ दैट कम्स एट द ऑक्शन प्राइस दैट कराया और द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट, कहीं ना कहीं आई थिंक कैश ड्रेन सा हो सकता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। इसलिए एक सेंटिमेंटल रैली बिल्कुल देखी जा सकती है दोनों स्टॉक्स में, लेकिन कहां तक सस्टेन होगी इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ दीस फैक्टर्स। ओके, और इसी बीच बता दूं आपको कि आदित्य अग्रवाल की भी राय टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर आइडिया को खरीदारी करने की है। वो कह रहे हैं कि 101 के आसपास खरीदारी कीजिए, 97 पर स्टॉप लॉस लगाइए, लक्ष्य रखिए 112 का। ये राय आदित्य की। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे भरपूर एक्शन लेकर आपके लिए बाजार का, क्योंकि तब बाजार की होगी प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा रुपए की चाल को देखना। डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, लेकिन रुपए ने कल 1% का बड़ा उछाल दिखाया है। क्या मजबूती और बढ़ेगी? ब्रोकरेजेस किन शेयरों पर आज अपनी नजर बनाएं, और उसके साथ ही आपका पसंदीदा स्टॉक 2020 का रिकेप पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और साथ ही यहाँ पर आदित्य अग्रवाल वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए तैयार है हमारे साथ। और अब आप देखिए बाजार खुलने वाले, लेकिन उससे पहले वायदा कारोबार का एक शेयर जो एक्शन में रहना चाहिए, यूनाइटेड ब्रूवरीज।
ये बताएं आदित्य, इस पर क्या खरीदारी का मौका बन सकता है? हेनिकेन जिन्होंने एक बड़ी स्टेक इस कंपनी में खरीदी है, वो कह रहे हैं माल्या साहब को अब इस कंपनी के बोर्ड से बाहर हो जाना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा जब यूनाइटेड स्पिरिट्स इतना बड़ा पैसा 550 करोड़ रुपए देकर उनको निकाल रहा था, तब भी यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर उछल गया। तो अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट होता है तो क्या खरीदारी के मौके बन सकते हैं यूनाइटेड ब्रूअरीज में? वेल अनिल जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज देखें तो काफ़ी टाइम से एक बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है। 780 से लेकर 810 का एक रेंज है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक 810 815 के ऊपर निकलता है तो उस केस में डेफिनेटली एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को 880 से लेकर 900 तक लेके जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा वेट करिए। अगर फ्यूचर्स में 815 का लेवल निकालता है तो उस केस में जरूर इसमें डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है विद टारगेट ऑफ 880 टू 900, और नीचे में स्टॉप लॉस आएगा 780 का। राकेश, दो फार्मा कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के एक ओरल सॉल्यूशन है, उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है, और साथ ही सिप्ला की एक टैबलेट भी है, उसको भी मंजूरी मिली है। ये बताइए, चार्ट देखकर लगता है कि तेजी बन सकती है, ऊपर जा सकते हैं, या फिर उछाल में बिकवाली करने की राय ही है आपकी? कैसे अप्रोच करेंगे इन दोनों शेयरों को? देखिए हेमंत जी, अगर टेक्निकली आप देखें तो फार्मा स्पेस में कहीं भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। सिप्ला का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे देखिए 540 के अराउंड स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 540 को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करता है तब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। एस जब तक 540 के नीचे है, हर रैली को यूज करना चाहिए पोजीशन से निकलने के लिए। ग्लेनमार्क में भी देखें तो 840 845 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। कोई भी उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर स्टॉक 842 के ऊपर ब्रेकआउट लेता है और सस्टेन करता है तब स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, तब बाइंग करनी चाहिए। एल्स सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। ओके, सेल ऑन रैली, ये है स्टॉक इस वक्त तमाम फार्मा शेयरों पर राय बनती हुई। चलिए शुरुआत करते हैं हम भारतीय बाजारों की। पहले बता दूं आपको, एसजेएक्स निफ्टी 60 अंकों की दमदार मजबूती। अब आइए, अच्छा ये 60 अंकों की मजबूती बिना किसी प्रीमियम के, लेकिन आज प्रीमियम बढ़ेगी क्योंकि कल 28 पॉइंट की प्रीमियम थी निफ्टी फ्यूचर्स में जो घटकर रह गई 0। अब आज प्रीमियम बढ़ने वाली, तो शायद हम 7550 के थोड़ा नीचे खुलेंगे या उसके आसपास खुलेंगे। आज शंघाई में रिकवरी है, 1.5% की मजबूती। हांगकांग आधा % मजबूत है। निक्केई कमजोर है, लेकिन निक्केई से हमें फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी डॉलर की वजह से अलग उनकी दिक्कतें हैं या इनकी दिक्कतें, तो वो कमजोर है। बाकी बाजारों को देखिए और बाकी बाजारों में मजबूती का माहौल है। 66.75 ये था कल का रुपए का क्लोजिंग का लेवल, 4% की मजबूती के साथ। अगर आज कुछ और मजबूती बढ़ जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। आ गई है पहली टिक आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी में देखिए शुरुआत हुई है 17 अंक ऊपर सेंसेक्स पर और 21 अंक ऊपर निफ्टी पर शुरुआत होती दिख रही है। क्या मजबूत दिख रहा है निफ्टी में इस वक्त? गेल 3% मजबूत, एचडीएफसी बैंक 3% मजबूत, 2% मजबूत है टाटा स्टील। आइडिया में तेजी दिख रही है। आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक ये स्टॉक्स हैं जो थोड़े बहुत हरे निशान के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। कमजोर क्या है? बीपीसीएल 3% नीचे, टूट के उछाल का थोड़ा सा असर प्री ओपनिंग सेशन की टिक पर दिख रहा है। रुपए की शुरुआत होने वाली है। 66.62 ये है लेवल, 12 पैसे की और मजबूती बनती हुई दिख रही है। तो काम 69 25 पैसे 30 पैसे के आसपास थे रुपए पर, और वहाँ से लगभग ₹2.5 कवर हो चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी रुपए में आती हुई दिखी। तो रुपए में भी अच्छे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एक तो डॉलर कमजोर है, ऊपर से हमारे इक्विटी मार्केट में डॉलर्स आ रहे हैं। एफआईज लगातार इस महीने खरीदारी कर रहे हैं, पूरे के पूरे महीने। ये करेंसी मार्केट को मजबूती दे रहा है। तो ये एक रुझान इस वक्त आपके लिए। स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाला है, कमजोरी की तरफ बड़ी मुश्किल से राय दे रहे हैं राकेश, इसलिए उनसे पूछता हूँ, आरकॉम चार्ट पर कमजोर है क्या? क्योंकि ये इनके टावर बिजनेस को बेचने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी। आज रिपोर्ट्स ये आने के टीपीजी ग्रुप जो कुछ भी पहले वैल्यूएशन थे उससे काफी कम बता रहा है। इसके लिए शॉर्ट करना चाहिए कहीं ऊपर के लेवल्स पे या बाय ऑन डिप से ही है? नहीं अनिल जी, एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप वाला स्टॉक नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि नीचे में 49 रुपीज के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, और स्टॉक ने लगभग डे बिफोर यस्टरडे वहीं से एक रिबाउंड दिखाया था। बट एज ऑफ नाउ नई पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। ऊपर में अगर 53 के ऊपर निकलता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, तब बाइंग करनी चाहिए। एल्स नीचे में अगर 49 के लेवल्स को स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ता है तब एक फ्रेश शॉर्टिंग करनी चाहिए। ओके, चलिए इसके अलावा देखिए प्री ओपनिंग सेशन में जो इस समय भाव आ रहे हैं उसमें आज भी फार्मा कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा दिन हो सकता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान के साथ कारोबार करेंगे, इसके संकेत अभी मिलते हुए। आईटी सेक्टर आज मजबूती के साथ ट्रेड करेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। टीसीएस 2% ऊपर,
इवन इन्फोसिस देखिए 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आईटी सेक्टर काफ़ी दिनों से कमज़ोर प्रदर्शन दिखा रहा था या ठंडा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज वापस एक्शन में आ सकता है। और मयूरेश, आपसे राय लेना चाहूँगा आईटी सेक्टर, ये बताइए कोई स्टॉक है जो आपको पसंद है इस पूरे क्षेत्र में, जहाँ आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की, क्योंकि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पर ये शेयर मिल रहे हैं? बिल्कुल हेमंत जी, और जैसे अगले 4 से 6 क्वार्टर की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं डॉलर टर्म्स और रूपी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ की, अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। और इसकी मुख्य वजह यही है, जैसे क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो ये क्वार्टर में आई थिंक डिसाइड होती है, काफ़ी हद तक काफ़ी मैनेजमेंट्स ने यही दर्शाया है कि आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग शुड बी मेंटेन्ड एंड इंक्रीज ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्टिव नीश सेगमेंट्स होते हैं, BFSI हो, रिटेल हो, लाइफ स्पेसेस हो, लाइफ साइंसेज हो, मुझे लगता है सारे क्षेत्र में जो कंपनी आई थिंक प्रेजेंट है, आई थिंक, और स्पेशली द लार्जर वन शुड डू वेल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक HCL Tech इज समथिंग दैट आई कंटिन्यू टू लाइक, आई प्रेफर दैट कंपनी एज वेल। जैसे इनके इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक जो कंट्रीब्यूशन है आगे जाते वक्त बढ़ेगी, आई थिंक जो मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगी सब्सटेंशियल होगी। एवरी क्वार्टर दे आर विनिंग डॉलर डील्स इन एक्सेस ऑफ $1 billion इन टर्म्स ऑफ TCV, जो काफ़ी एक्रेटिव होता है ऑर्डर बुक सस्टेन और बिल्ड करने के लिए। और उनके जो कोर बिजनेसेस हैं, IMS हो या एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिस्टम्स हो, दोज बिजनेसेस आर डूइंग प्रीटी वेल एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक क्लाइंट एडिशन इज स्ट्रॉन्ग, यूटिलाइजेशन लेवल्स काफ़ी स्टेबल है, अट्रीशन लेवल्स आर मैनेजेबल, और जहाँ तक वैल्यूएशन HCL Tech के काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक लंबे समय के निवेशक बिल्कुल ये स्टॉक को देख सकते हैं। ओके, खरीदारी करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यहाँ पर आईटी शेयरों में ये राय आती हुई दिख रही है, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म की बात है। आपको सिर्फ आज खरीदारी करनी है या फिर बिकवाली भी करनी है, तो फिर कौन से वो बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आज आप ये मौका ढूंढ सकते हैं। और ये हम हमेशा आपको बताते हैं सुबह 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 के मैच में। मिस कर दिया है तो देख लीजिए इस वक्त रिकैप। पूरी की पूरी टीम किस तरह से बनकर आई है। आज रिलायंस कम्युनिकेशन, MTNL जैसे टेलीकॉम कंपनियों को में एक तेजी देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक छोटी राहत दी है टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप पेनल्टी मामले पर, उसके चलते एक्शन देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड पर। कि इंडिया में तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल में एक बड़ा उछाल फिर से ओवरनाइट देखने को मिला है। जैन इरीगेशन, DB रियल्टी, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको महाराष्ट्र बजट से फायदा हो सकता है। अगर किसी तरह के इरीगेशन के स्टॉक्स का अनाउंसमेंट हो या फिर रियल एस्टेट में किसी तरह के FSI की इंक्रीज की बात अगर बजट में निकल कर आती है महाराष्ट्र के, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। डिपेंडेबल के तौर पर SCI को शामिल किया है। नितिन गडकरी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोपहर में होने वाली है। ये एक और बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते इस स्टॉक में तेजी बन सकती है। साथ ही 2 मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील, वेदांता, इनको टीम में शामिल किया है। ओवरनाइट जिस तरह से हमने देखा है कि बड़े कमोडिटीज़ और मेटल स्टॉक्स में एक रैली बनी है विदेशी बाजारों में, उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। टेक सॉल्यूशंस एक ऐसी IT कंपनी जो फार्मा सेक्टर की दिक्कतें सॉल्व करने के लिए जानी जाती है और फार्मा सेक्टर मुश्किलों में है, यहाँ पर नजर रखिएगा। साथ ही DLF एक और ऐसी कंपनी है जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रही। फटाफट से हमारे शेयर देखिए, आज हमने कमोडिटी के सभी सेगमेंट्स के शेयर उतारे हैं और इसमें आप सबसे पहले MOL के अंदर होगा क्योंकि यहाँ पे 48 एकड़ इनको लैंड भी मिली है। साथ ही खनिज की एक्टिविटीज़ भारत के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं तो इसको फायदा होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सिल्वर के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेड जिंक के साथ साथ सिल्वर के बिजनेस में भी है तो हिंदुस्तान जिंक को भी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके अलावा JK लक्ष्मी सीमेंट पर भी ध्यान रखें, डीजल के दाम बढ़ने से आगे चल के सीमेंट की लोडिंग बढ़ेगी और इसके भी दाम बढ़ाए जा सकते हैं, तो वैसे भी बड़े हैं, आगे चल के और सीमेंट के दाम बढ़ने की फायदा होगा। JK लक्ष्मी सीमेंट को। चेन्नई पेट्रो पे आप ध्यान रखें क्योंकि रिफाइनरी मार्जिन्स लगातार काफी तेजी से सुधर रहे हैं, कच्चा तेल तेज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो KSK एनर्जी पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोल लिंकेज अगले 2 से 3 महीने में मिल जाएगा। ये ऑपरेशन और जनरेशन दोनों के बिजनेस के अंदर है, इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही आप रेन इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखें, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा क्योंकि जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं कमोडिटीज के अंदर, रेन इंडस्ट्रीज का बड़ा बेनिफिशियरी है। इसके अलावा टाटा कॉफी के अंदर दाम आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 3% इंटरनेशनली कॉफी के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा GSCL सोडा ऐश के दाम बढ़ रहे हैं, 10% आगे और बढ़ सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान के अंदर वापस पुल बैक कर सकता है। शुगर 5% इंटरनेशनल मार्केट में करीब बढ़ता हुआ दिखा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हद तक हमने और शेयर में उतारा हुआ है हिंदुस्तान कॉपर का शेयर, कॉपर के अंदर भी हमने काफी तेजी से दाम बढ़ते हुए दिखे हैं, इसका बेनिफिट भी आपको जरूर आते हुए दिखेगा।
तो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं, इस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही नज़र रखिए आज फिर से सीमेंट कंपनियों पर। ये हफ्ता देखिए आप, बेहद शानदार रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए। अंबुजा सीमेंट जैसे शेयरों ने इस हफ्ते 9% तक की तेजी दिखाई है। कल भी हम देख रहे थे ये सेक्टर में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। और राय लेना चाहूँगा फिर चार्ट्स पर। राकेश, आपसे ये बताइए, ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है? चार्ट्स कौन सी सीमेंट कंपनी के सबसे ज़्यादा मजबूती भरे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत जी, एंटायर सीमेंट स्पेस के जो स्टॉक्स हैं सबके चार्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, चाहे वो इंडिया सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो, बट इनमें एक अच्छा इजाफा ऑलरेडी देखने को मिला है, स्पेसिफिकली काउंटर्स लाइक अंबुजा सीमेंट। मेरा तो मानना है कि अंबुजा सीमेंट के अंदर तो मौजूदा स्तरों पर पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर ऊपर में 222, 225 के लेवल्स मिलते हैं, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए, करेक्शन पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। पिछले कल के सत्र में उससे पहले भी इनके अंदर एक अच्छा मूव बन चुका है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो नई पोजीशन मौजूदा स्तरों पे अवॉइड करनी चाहिए। ओके, फिलहाल अवॉइड करें। अंबुजा सीमेंट में कल की बड़ी तेजी के बाद ये राय है राकेश की, लेकिन देख लेते हैं राय बड़े ब्रोकरेज हाउस किस तरह की दे रहे हैं और किन शेयरों पर दे रहे हैं। और हमेशा की तरह ये तमाम रिपोर्ट्स एक साथ लेकर आई है, हमारे साथ जुड़ रही है नीति बताइए पहले तो भारतीय एयरटेल और दूसरा है टीसीएस, इन शेयरों पर किस तरह की राय आई आज? भारतीय एयरटेल पे सीएलएस से दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म निवेश करने की सलाह दे रहा है। कल इनका वीडियोकॉन के साथ जो 6 अतिरिक्त सर्कल में स्पेक्ट्रम का करार हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इनकी जो 4G कवरेज है वो 90% से ज़्यादा हो जाएगी और जो 93% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करेगा रेवेन्यूज़ में। निवेश करके चलिए, मौजूदा भाव से 16% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए उन्होंने लक्ष्य दिया है। 395 रुपये तक के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए भारतीय एयरटेल में, कह रहा है सीएलएस से। टीसीएस पे आज चौथी तिमाही के नतीजों के दम पर काफ़ी सारी आज रिपोर्ट्स आई है। मैक्वारी और क्रेडिट स्विस दोनों ही निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। बेहतरीन नंबर आने वाले हैं, ऐसा दोनों का ही मानना है। चौथी तिमाही में 50% से ज़्यादा इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और इनका अनुमान है कि आगे चल के भी डिजिटल स्पेस पे फोकस करेंगे। निवेश करने की सलाह दे रहा है मैक्वारी। 2,975 रुपये तक का लक्ष्य मैक्वारी ने दिया है, मौजूदा भाव से 26% की ऊपर है। और आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस भी दे रहा है, जो कि मौजूदा भाव से 23% के एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। 2900 तक के लक्ष्य आपको टीसीएस जरूर दिखा सकता है। ओके, टीसीएस ये स्टॉक पर नजर रखिएगा। इसकी एनालिस्ट की मीट हुई थी कल देर शाम, उसके बाद ये रिपोर्ट आती हुई। लेकिन ये बताइए नीति, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं, ब्रोकरेजेस ने जहां पर बुलिश या बेरिश कॉल्स दिए हैं? ल्यूपिन सबसे पहले आज काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस अब रिपोर्ट्स निकाल रही हैं। सीएलएस से डाउनग्रेड कर रहा है, जो इनकी यूनिट है गोवा की, उसमें जो 9 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनमें से 2 ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो कि दोबारा यूएस एफडीए ने दिए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, इनको सॉल्व करना ज़्यादा अहम होगा। बाय यानी खरीदारी से इसकी रेटिंग घटा करके अंडर परफॉर्म की कर दी है। 2162 का इनका लक्ष्य था, जिसको इन्होंने घटा करके 1800 का कर दिया। हालांकि मौजूदा भाव से अभी भी 8 से 10% का ऊपर का ही भाव है, लेकिन याद रखिए 12 महीने का भाव है। यूएस एफडीए के जो अप्रूवल्स है उनमें देरी हो सकती है, स्पेशली जो ये अनसर्टेनिटी है इसके चलते ये अब अगले 2 साल का ईपीएस अनुमान 9% घटा रहे हैं। बड़ा डाउनग्रेड है ईपीएस के दम पर ल्यूपिन पर सीएलएसए का। टोरेंट फार्मा पे आज एक अपग्रेड का कॉल आया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग इसकी कर रहा है, न्यूट्रल से बढ़ा करके। टारगेट प्राइस इन्होंने 1500 का दिया है। दरअसल यूएस और भारत दोनों की ही जो कारोबार का प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर है और यूएस में बहुत ही क्लीन एफडीए स्टेटस इनको मिला हुआ है। आगे भी इनको और ग्रोथ की उम्मीद है। 1500 तक के लक्ष्य के लिए मौजूदा भाव से 19 से 20% के एक ऊपर के भाव के लिए आपको निवेश करना चाहिए टोरेंट फार्मा में, कह रहा है क्रेडिट स्विस। तो इंटरेस्टिंग, हमारे आज फार्मा स्टॉक्स न्यूज में भी हैं और साथ ही व्यूज में भी। शुक्रिया नीति आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। एलटी फूड, इसके चार्ट पर एक राय ले ली जाए क्योंकि 6% मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में ये शेयर। राकेश बताएं, जो लीवर का इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस जो है चावल का, वो खरीद रहा है और कुछ ब्रांड्स खरीद रहा है, 3 ब्रांड्स एक्चुअली, 25 करोड़ रुपए में एलटी फूड्स। इसके दम पर यहाँ तेजी हो रही है, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, चार्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से मजबूत है। नीचे में 220, 221 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 236 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और टेक्निकली ऐसा लगता है कि 236 का बैरियर टूट सकता है। अगर 236 का बैरियर ऊपर में टूटता है तो ऊपर में 254, 253 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 220 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बाइंग की जा सकती है।
चलिए, तो इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, लेकिन अब देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब सेटल होते हुए और निफ्टी में अगर आप देखें तो टॉप 5 गेनर्स में काफ़ी सारे शेयर कमोडिटी रिलेटेड हैं और उसमें मेटल्स देखिए आज डोमिनेट करेगा ऐसा दिख रहा है। वेदांता, माइनिंग स्टॉक्स जिस तरह से ग्लोबली अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। हिंडाल्को देखिए 0.25% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। केन इंडिया में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल ने जिस तरह से अच्छा उछाल दिखाया और उसके बाद देखिए आज भारती एयरटेल CLSA के जो बड़ा अपग्रेड है उसका फायदा मिलेगा। टेलीकॉम शेयरों पर नजर रखिए। भारती के अलावा आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन करीब 2% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। और अनिल आप उसके और मिड कैप्स में जाएं तो MTNL जैसे स्टॉक्स भी 2.5% मजबूती के साथ खुलेंगे। और नीचे जाएं ITI जैसे शेयर भी मजबूती के साथ खुलेंगे। तो टेलीकॉम पैक हर तरफ से आज फोकस में रहने वाला, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला उसका फायदा जरूर केन इंडिया जैसे शेयरों को मिलेगा। लेकिन खराब खबर है ये फिर जेट एयरवेज के लिए या फिर दूसरी एविएशन कंपनियों के लिए। क्या एग्रेसिव ट्रेडर्स को शॉर्ट करना चाहिए राकेश, या अवॉइड करेंगे जेट एयरवेज को? कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए इन स्टॉक्स में अगर आप हेमंत जी चार्ट पे देखें तो बिल्कुल भी तेजी नहीं बनी है। स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहे हैं और ट्रेंड डाउन है। जेट एयरवेज में देखें तो 540, 543 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो टेक्निकली सेल है स्टॉक 543 के स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखें तो 488, 490 के अराउंड आता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त जेट एयरवेज पर। थोड़ी कमजोरी, थोड़ा दबाव इस वक्त साफ आपको नजर आएगा। बाजारों की खुलने की तैयारी, उससे पहले बता दें आपको धानु का एग्रीटेक भी 5% ऊपर नजर आ रहा है। कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, हालांकि यहाँ पर थोड़ी तेजी होती दिख रही। टेक सॉल्यूशंस ये स्टॉक है जिस पर नजर रखिए 2% मजबूत है। हेमंत, आपकी टीम में शायद ये शामिल था फ्री हिट बल्लेबाज, तो यहाँ पर नजर रखिए, यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। ITNL एक और स्टॉक है जहाँ पर तेजी होती दिख रही है। मोइल एक और स्टॉक है 2% मजबूत है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में इन्हें बड़ी लंबी चौड़ी लीज मिली है वहाँ की सरकार से माइनिंग करने के लिए, उसका असर दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जैन इरिगेशन, जयकॉप, ये तमाम शेयर आज महाराष्ट्र के बजट के चलते एक्शन में रह सकते हैं, इन पर नजर रखें। लेकिन स्टार जो इस वक्त सेक्टर दिख रहा है शुरुआती कारोबार में, वो तो टेलीकॉम ही है। भारतीय आइडिया आज की मजबूती को लीड कर सकते हैं निफ्टी की। 52 अंक ऊपर आपको दिखेगा इस वक्त निफ्टी, और 22 अंक माफ कीजिएगा, और 52 अंक दिख रहा है सेंसेक्स। एक्चुअली जितना सेंसेक्स मजबूत है उतना निफ्टी होना चाहिए SGX के हिसाब से, तो लेकिन हम उतने मजबूत है नहीं। और उसका रीजन मैं आपको वही बता रहा था कि देखिए 28 पॉइंट की प्रीमियम घट के रहेगी 0 कल। तो अगर आप निफ्टी में ये सोचें कि आज 15-20 पॉइंट की प्रीमियम वापस बनेगी, तो फिर वही लेवल आ गया 7555 के आसपास का, जहां पर SGX निफ्टी। तो ऐसा मत समझिए कि हम बहुत कमज़ोर खुल रहे हैं। SGX निफ्टी प्रीमियम को एडजस्ट कर रहा है, वो ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% से ज़्यादा की मजबूती है। रुपये की मजबूती बरकरार है, आज भी 15 पैसे के आसपास मजबूत रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ से संकेत अच्छे ही हैं। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस देखते हैं 7,575, 7,600 की तरफ आज हम खुलने के बाद बढ़ पाते हैं या नहीं। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी। सेंसेक्स और निफ्टी पर हरे निशान के साथ शुरुआत। 70 अंक मजबूत है सेंसेक्स, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है हमने। 7,540 पर 80 अंकों की तेजी सेंसेक्स में नजर आएगी। मजबूत क्या है? टॉप गेनर है वेदांता, टाटा स्टील, जमकर खरीदारी, हिंडाल्को, दुनिया भर में जो मेटल शेयर भागे उसका फायदा मिल रहा है। उसके बाद टेलीकॉम शेयर, आइडिया, भारती दमदार प्रदर्शन करते हुए। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, टाटा मोटर्स मजबूत, 1% ऊपर खुलता हुआ। केन इंडिया में फिर से 1.5% का उछाल, तो ये शेयर है मजबूती की तरफ। कमजोर क्या है? लुपिन, सन, डॉक्टर, तीनों ही कमजोर। यहाँ पर अभी भी कहीं कोई राहत नहीं इन तमाम शेयरों के लिए। आइए वायदा कारोबार में बता दूं आपको कौन से शेयर एक्शन में है। सिंडिकेट बैंक सबसे बड़ा लूजर, 2% नीचे। टाटा कॉम 2% नीचे। जैन इरिगेशन थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक से एक्शन में। मजबूत क्या है? क्रॉम्पटन को मिला है $35 मिलियन का ऑर्डर, 2.5% मजबूत। टोरेंट फार्मा पर अपग्रेड CS का 2.5% मजबूत। UPL 2% ऊपर। जिंदाल स्टील एंड पावर यहाँ पर 2% की मजबूती। JSW एनर्जी 2% मजबूत। तो ये कुछ एक स्टॉक्स एक्शन में पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल आज, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। ये अच्छा प्रदर्शन इस समय नहीं दिखा रहे, खासतौर पर कोटक महिंद्रा बैंक लाल निशान में ट्रेड करता हुआ। फेडरल बैंक में दबाव है। सिंडिकेट बैंक में खबरों के दम पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो एजेंसीज हैं वो बुला के बैंक से बातचीत कर रही हैं, वो एक नेगेटिव है। साथ ही फार्मा सेक्टर देखिए आज फिर से कमज़ोर है।
ल्यूपिन सीएलएसए ने तो डाउनग्रेड किया है, लेकिन ये हफ्ता इसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा, 9-10% गिर चुका है। आज का दिन भी कोई अच्छा नहीं। सन फार्मा के लिए भी मुश्किल भरा दिन, 1.25% कमजोरी के साथ इसने भी दिन की शुरुआत कर दी है। बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। जेट एयरवेज, जैसा कि हम कह भी रहे थे, एटीएफ की दाम शायद बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, अब देखिए जेट एयरवेज का शेयर भी 0.5% कमजोरी के साथ आज के सत्र में ट्रेड करता हुआ, लेकिन तेजी देखने को मिल रही है टोरेंट फार्मा में। जी हाँ, ये वो ऐसा स्टॉक है जिसको क्रेडिट स्विस ने आज अपग्रेड किया है। तो फार्मा सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं जो अपग्रेड्स के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बड़ा अपग्रेड है। और आप देखिए जिस तरह से उन्होंने टारगेट्स को एग्रेसिवली इंक्रीज किया है, 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सेक्टर ऑफ द डे तो साफ तौर पर इस समय टेलीकॉम ही दिख रहा है। बिल्कुल। आइडिया 2% मजबूत, भारतीय एयरटेल, सीएलएसए का अपग्रेड का फायदा, इवन एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स, आईटीआई जैसे शेयर देखिए, छोटे छोटे स्टॉक्स, वहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। तो साफ तौर पर मजबूती आती दिख रही है इन तमाम शेयरों पर। बाजार की मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, 100 अंक ऊपर, 101 नॉट आउट, और साथ ही 30 अंक ऊपर है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की मजबूती। बैंक निफ्टी देखिए 15,500 के पार निकल गया है। अब यहाँ पर भी तेजी होती दिख रही है। जो मैं बात कर रहा था, एक बार मैं आपको बताऊं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की सिचुएशन। प्रीमियम देखिए निफ्टी में बढ़ी है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी कैश में है 25 अंक ऊपर और फ्यूचर में है 40 अंक ऊपर, यानी कि 15 पॉइंट की प्रीमियम तो आ गई आपके लिए निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 52 अंकों की तेजी यहाँ पर है कैश में, और 90 अंकों की तेजी, यानी कि लगभग 35 अंकों की प्रीमियम यहाँ बन चुकी है। और ये भी तब जबकि जो क्लोजिंग आई है वो बड़ी एडजस्ट होकर ऊपर की तरफ आई है। अदरवाइज तो हम कल दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए थे। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने कल पोजीशन बनाई, उनको बाजार थोड़ा सा आज एक्शन में रिवॉर्ड करता हुआ दिखा, ये अच्छी बात है। आइए कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में, उन पर एक बार नजर डाल दें। कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक आपके सामने हाजिर किया जाए। कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ वॉल्यूम होता दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पर वॉल्यूम पॉपअप आया है। जी हाँ, 2 बड़े सौदे हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के काउंटर पर, और ये दोनों ही सौदे हुए बीएससी पर आपके सामने हाजिर करते थे कि कितना वॉल्यूम हुआ है। 33 और 7, 40 लाख शेयरों का कारोबार हो गया अभी यहाँ पर, और 1/4% हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा बैंक की बदली है। 650 रुपये 50 पैसे। जहाँ तक मुझे याद है, कोटक महिंद्रा बैंक में जनरली जब भी बड़े सौदे होते हैं, वॉल्यूम होता है स्टॉक में, एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। तो आज कोटक महिंद्रा बैंक में 650 रुपये 50 पैसे पर लगभग 40 लाख शेयरों का कारोबार हो गया। एक राय फटाफट ले लें। बिल्कुल। आदित्य, खरीदेंगे आप? वेल अनिल जी, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से देखें थोड़ा सा साइडवेज तो निगेटिव लग रहा है। कल के सेशन में ऊपरी स्तर से एक अच्छी सेलिंग देखी थी, और साथ ही साथ वो जो कलेक्शन हुआ था कल के सेशन में, उसमें हमने एक अच्छा खासा एक शॉर्ट बिल्डअप देखा था। करीब 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था कल के सेशन में। तो हमको लगता है कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में रहेगा और नीचे में 635 से लेकर 630 तक के स्तर दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस करंट लेवल स्पेस में एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 662, और नीचे में 630 के टारगेट रहेंगे। ओके, चलिए। तो कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला था, केन इंडिया को तो फायदा मिला है। अनिल बता रहे थे इरोस इंटरनेशनल के जो पीएलसी है, जो फॉरेन में लिस्टेड कंपनी है, जिसको में करीब 20-21% की तेजी देखने को मिलती। देखते हैं घरेलू बाजार में किस तरह से ओपन हुआ है। जी हाँ, 11% मजबूती के साथ देखिए ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप नजर रखें कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का फायदा मिला है, वेदांता, केन के अलावा हिंडाल्को और अनिल, सीमेंट कंपनियां आज भी देखिए अच्छी तेजी दिखा रही हैं। ये हफ्ता अगर एक सेक्टर जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो वो सीमेंट सेक्टर रहा है। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, ये पूरा का पूरा पैक मजबूत होता हुआ आज भी दिख रहा है। ये बताइए जिस तरह से पोजीशंस बनी आदित्य, कोई स्टॉक आपको लग रहा है तेजी करने लायक हो? राकेश कह रहे हैं कि जिनके पास है उनको निकल जाना चाहिए। क्या संकेत मिल रहे हैं आपको वायदा बाजार में भी ऐसे? सीमेंट सेक्टर में देखें तो काफ़ी लंबे अवधि के बाद काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में थे। अभी इसमें एक मूवमेंट आना शुरू हुआ है। पिछले 3 से 4 दिन के अंदर एक काफ़ी अच्छा मूव देखा है हमने सारे ही सीमेंट सेक्टर्स में, और हमको लगता है कि यहाँ से जो मूव चालू हुआ है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। हमने अभी देखा है कि कल के सेशन में अंबुजा सीमेंट में काफ़ी अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनी थी। एसीसी, अल्ट्राटेक, इन दोनों स्टॉक्स में भी एक हमने लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी थी। तो हमको लगता है कि यहाँ से और 5 से 7% का अपमूव देखने को मिल सकता है। हमारा टॉपिक रहेगा सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें काफ़ी लंबी अवधि के बाद इसने 3030 के एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल के सेशन में करीब 3% शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए थे। आज वापस हमने इसमें एक अपमूव आते हुए देखा है। तो हमको लगता है ऊपर में 3150 तक के स्तर अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे इसमें एक लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2990।
ओके 2990 2990 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। यहाँ पर ये राय आती हुई दिख रही है। इरोस इंटरनेशनल 12% मजबूत हो चुका है और एलटी फूड 7% ऊपर, धानुका एग्री 5% ऊपर। हेमंत ऐसा लग रहा है जहां भी खबर है किसी भी कैश के स्टॉक में वहां पर दमदार तेजी होती दिख रही है, अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो बढ़िया बात है। चलिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन तो है बिल्कुल। मारुति लेकिन अनिल देखिए कल भी हमने देखा दबाव था है, फिर दबाव है आज फिर से दूसरे दिन लगातार। देखिए डॉलर जिस तरह से कमजोर हुआ, येन में जो मजबूती है वो दरअसल सता रही है ऐसा लग रहा है। और आप देखिए निक्केई के बाजार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। मारुति के चार्ट देखकर बताइए राकेश, आज किस तरह का ट्रेड बनता है कि शॉर्ट साइड पर यहाँ पर, या आपको लगता है कल की गिरावट के बाद अब खरीदारी करनी चाहिए? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है और कल के सत्र में हमने इस स्टॉक के अंदर एक ऊपर से रिवर्सल आते हुए देखा था। टेक्निकली को बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती है, बट किसी तरह की बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग का नजरिया तो उछाल पे बिकवाली करना ही बेहतर रहेगा। उछाल में बिकवाली की उछाल आनी तो चाहिए लेकिन दिक्कत है कि उछाल आती है तो इतनी जल्दी वापस गायब हो जाती है कि लोग जब तक एक्शन ले सोचे कि क्या करें तब तक बिल्कुल निकल जाता है हाथ से मामला। वेदांता 3% मजबूत है, हिंडाल्को 2% मजबूत है, जेएसपीएल, सारे मेटल्स मजबूत है। इनमें से क्या खरीदेंगे आदित्य अब आप ये दमदार ओपनिंग के बाद? अगर मेटल सेक्टर में देखें तो काफी एक अच्छी रैली के बाद 4-5 दिन से कंसोलिडेशन फेज में थे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी बुलिश है। मेटल सेक्टर में हमारा टॉपिक रहेगा इस समय हिंडाल्को में देखें तो अपने एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट था 78 के आसपास, उसको उसने टेस्ट किया, वहां से वापस पुल बैक देखने को मिला है। तो हमको लगता है कि हिंडाल्को वापस 87 से लेकर 88 तक के लेवल दिखा सकता है, तो इसमें हिंडाल्को में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 78। चलिए तो हिंडाल्को में लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। आज संदीप जो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे कुछ देर पहले, वो कह रहे थे भेल को खरीदिए। आप देखिए जबरदस्त तेजी भेल के शेयर में होती हुई नजर आ रही। जी हाँ, आप देख सकते हैं करीब भेल इस समय 1.25% मजबूत, 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो अच्छी तेजी भेल में बनी है। और वो कह रहे थे कि कैपिटल गुड्स के लिए जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होना है उसके ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं। दरअसल कल भी हम देख रहे थे छोटे छोटे स्टॉक्स थे वोल्टैम जैसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। आइए और कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाए हैं, वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जैन इरिगेशन का डीवीआर पर भी वो बुलिश थे, इस शेयर को भी लाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र का बजट आने वाला है और एक्सपेक्टेशन ये है कि इरिगेशन सेक्टर के ऊपर शायद कुछ फोकस बनता हुआ नजर आए। 4.5% मजबूती के साथ ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, राकेश, वो कह रहे थे डीएचएफएल में बिकवाली करनी चाहिए, आईटीसी में खरीदारी करनी चाहिए, मन्नापुरम ये वो एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। तो इन शेयरों पर भी आपको आज नज़र बनाकर ज़रूर रखनी चाहिए। आज आईटी सेक्टर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। टीसीएस 1.5% मजबूती के साथ इस समय खड़ा हुआ है। विप्रो में 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मयूरेश कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सेक्टर इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको। लेकिन चार्ट्स पर राकेश कोई शेयर आपको लग रहा है कि अब गिरने के बाद थोड़ा संभल रहा है, तेजी करेंगे? देखिए अगर आप आईटी स्पेस की बात कर रहे हैं हेमंत, तो सबसे बढ़िया स्टॉक इसके अंदर इन्फोसिस ही लग रहा है, जहां एकदम क्लैरिटी है ट्रेंड की। अगर किसी को आईटी स्पेस में कुछ खरीदना है तो इन्फोसिस को खरीदना चाहिए। एंड पीसी सेक्टर से अगर बच के रहना चाहिए तो वो फार्मा स्पेस है। हेमंत जी आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एक पॉजिटिव न्यूज आई है, बट स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है जो ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो बैन हुए हैं, इसको ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए काफी नेगेटिव है। और इसके चलते एंटायर फार्मा स्टॉक जो हैं, कई स्टॉक जिनके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी थी, नए हाइस के कैंडिडेट थे, उनके अंदर भी कल और परसों में अच्छे रिवर्सल बने हैं। तो मेरा ऐसा मानना है फार्मा में थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, किसी तरह की बॉटम फिशिंग एज ऑफ नाउ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और ये हेमंत शुरू हो गए शुगर शेयर वापस सुबह सुबह? जी हाँ, रेणुका 2%, बलरामपुर 2%, बजाज हिंदुस्तान 3.5%, धामपुर 4.5%, ये सब के सब ऊपर है। तो शुगर शेयरों में तो मतलब मौका मिलते ही लोग खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। छोटी टिकट साइज के शेयर आप देखिए किस तरह से आज एक्शन में है। आईटीआई अब आप देखिए 4-4.5% ऊपर। कल भी मैं देख रहा था दोपहर में करीब 7% की तेजी इसमें बनी थी। एचएमटी में भी 6-7% की तेजी बनी थी। छोटी छोटी टिकट साइज के शेयर देखिए आज किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और चीनी में कल भी हमने देखा था
ग्लोबली जो दाम बढ़े हैं उसका फायदा यहाँ पर जरूर मिल रहा है। चलिए एक चार्ट्स पर राय ले लेते हैं, पूछते हैं। राकेश, ये बताइए इस पैक में सबसे अच्छा प्रदर्शन अब आगे यहाँ से कौन दिखाएगा? एक बेहतरीन रैली तो हो चुकी है, यहाँ से आगे कौन सी स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है जिसमें? हेमंत जी, एंटायर शुगर स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो दो स्टॉक्स मुझे ऐसे लगते हैं जिनमें एक मौजूदा स्तरों पे पोजीशन ली जा सकती है। एक है आंध्रा शुगर, जिसमें मुझे लगता है 153 155 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा है बलरामपुर चीनी, जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और इसमें मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 115 116 के स्तर देखने को मिल सकते हैं ऊपर। अच्छा, ये आज स्टॉक्स के चक्कर में हम आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात करना तो रह गया। 15,500 पर इस वक्त बैंक निफ्टी है। आदित्य बताइए, अब इन लेवल्स पर क्या करें, शॉर्ट या लॉन्ग? अनिल जी, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि और यहाँ से 50 से 70 पॉइंट का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 15,600 के आसपास आता है तो वापस एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,750। नीचे में अगर 15,400 15,200 आता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अनिल, आप देखिए एफएनओ में टॉप 10 लूजर्स में 10 शेयर फार्मा सेक्टर से हैं। बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ल्यूपिन, वोखार्ड, ग्लेनमार्क। तो फार्मा शेयरों के लिए ये हफ्ता शायद ऐसा हफ्ता है जो इससे खराब कभी नहीं हो सकता था इनके लिए। हर तरफ से खराब खबरें आती हुई, चाहे वो यूएसएफडीए से हो, चाहे वो जो राकेश कह रहे थे और दूसरे घरेलू बाजार सारी दवाएं बंद कर रही है। जी हाँ, तो हर हम जिन्हें लेने के हम आदी हो चुके हैं। जी हाँ, मतलब हमें एक्चुअली सही बताऊं तो नाम ही इन्हीं दवाओं के याद है जो सब बैन हो रही है, अदरवाइज तो पहले बाकी मुश्किल दवाओं के तो नाम भी याद नहीं है। बिल्कुल। और आप देखिए हर तरफ से खराब खबरें आती हुई। ये बताइए, अगर एक शेयर अभी भी शॉर्ट साइड पर जाना हो आदित्य, तो कौन सा स्टॉक होगा जो और नीचे के डाउन साइड दिखा सकता है? क्योंकि फार्मा सेक्टर देखिए ओवरवेट सेक्टर था। जिसे पूछिए एक ही सेक्टर खरीदारी करने की राय देते थे पहले, और वो था फार्मा, और अच्छा प्रदर्शन, अच्छे रिटर्न्स इन्होंने कमाकर भी दिए हैं। अब कौन सा शेयर शॉर्ट करना चाहिए? मुझे लगता है फार्मा में अगर किसी को शॉर्ट करना है तो अभी भी सन फार्मा मैंने आज ही ब्रेकआउट दिया है 820 के नीचे, तो इसके अंदर अभी भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, चल सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी भी गुंजाइश है नीचे गिरने की। इंटरडे या एक दो दिन के हिसाब से किसी को करना है तो सन फार्मा में करंट लेवल शॉर्ट करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 835 एंड टारगेट विल बी 790। अच्छा, एक फटाफट ये एनएमडीसी पर राय दे दीजिए आदित्य जरा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, स्टॉक 2% लगभग ऊपर है और अभी अभी सुबह खुलते ये स्टॉक तो सुस्त है, कभी कोई काम ही नहीं करता इसमें, लेकिन अभी 3 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, 3-3.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। एनएमडीसी में क्या हो रहा है? वेल, एनएमडीसी में देखें अनिल जी तो 97-98 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो वहां से काफी अच्छा अपमूव मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 104-105 तक लेके जा सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करनी है तो मेरी सलाह रहेगी कि 98 के ऊपर लीजिए टारगेट ऑफ 105 और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 94 का। ऑलराइट, चलिए तो ये राय एनएमडीसी पर नजर रखिएगा। इस शेयर पर आज अच्छी तेजी ये दिखा सकता है। यहाँ से भी आज वैसे भी मेटल्स माइनिंग स्टॉक्स का दिन है, ग्लोबली जिस तरह से एक अच्छी रैली बनी है। शुक्रिया आदित्य आपका, मयूरेश और राकेश आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए।